सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नो हार्ड फीलिंग्स के बारे में। यह कहानी है मैडी नाम की एक लड़की की, जो पैसों के लिए एक अमीर लड़के को डेट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उस लड़के के माता पिता ऐसा चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने न्यूयॉर्क का दृश्य आता है। यहीं पर हम गैरी नाम के आदमी को देखते हैं, जो अभी एक कार को टो करके लेकर के जा रहा है। तभी हम घर के अंदर से एक लड़की को भागते हुए बाहर आते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम है मैडी। ये उसकी ही कार है। गैरी कार को इसलिए लेकर के जा रहा है क्योंकि मैडी के ऊपर लोन है और वो उसकी किस्तें नहीं भर रही, इसीलिए बैंक एक एक करके सारी चीजों को जब्त कर रहा है। जैसे ही मैडी गैरी से बात करना शुरू करती है, हमें पता लगता है कि गैरी उसका एक्स है। गैरी उसे बताता है कि तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे पास दो ही सोर्स ऑफ इनकम है, एक बारटेंडर का और दूसरा कैब चलाने का, और इन पैसों से तुम कभी भी लोन नहीं चुका पाओगी। इसीलिए बैंक ने निश्चय किया है कि वो एक एक करके तुम्हारी सारी चीजों को जब्त कर लेंगे। मैडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो लोग कार लेकर के चले गए तब वो कैब नहीं चला पाएगी, लेकिन गैरी उसकी बात नहीं सुनता। तब मैडी उसे अपनी बातों में उलझाने लगती है। कहती है कि मैं पूरे समय तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। जब से हमारा ब्रेकअप हुआ तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। तब कहीं ना कहीं गैरी मैडी की बातों में आने लगता है। तभी मैडी के घर से एक लड़का बाहर आता है, जिसे देखने के बाद गैरी भड़क जाता है और कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे बारे में सोचती हो। तब मैडी बहाना बनाने लगती है और कहती है कि ये लड़का मेरा कजन है, लेकिन वो लड़का मैरी के पास आकर के उसे बड़े ही अजीब तरीके से छूने लगता है। तब गैरी सारा माजरा समझ जाता है और कार लेकर के निकल जाता है। अब मैडी के पास कार भी नहीं है यहाँ से अपने काम पर जाने के लिए, फिर भी वो काम पर निकल जाती है। रास्ते में वो देखती है कि कार बाहर ही है और गैरी गया हुआ है कैफे के अंदर। तब वो तुरंत अपनी गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश करती है। वो अंदर बैठती है और गाड़ी को स्टार्ट करके पीछे लाती है, लेकिन उसे पता नहीं कि गाड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा हुक लगा हुआ है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। जैसे ही गैरी इस चीज को देखता है, वो बाहर आकर के गाड़ी को ऊपर उठाने लगता है और पुलिस वालों को भी बुला लेता है। तब वो लोग अरेस्ट करते हैं मैडी को और लेकर के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मैडी का एक दोस्त आता है, जो उसकी जमानत करवा देता है। तब मैडी बिना वक्त गंवाए पहुंच जाती है काम पर। काम पर जाने के बाद एक कस्टमर के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। जैसे ही मैनेजर को ये बात पता लगती है, वो कहती है कि अब से तुम बारटेंडर का काम नहीं करोगी, तुम्हें कोई और काम करना पड़ेगा। मैडी को अब काम मिलता है नैपकिन फोल्ड करने का। लेकिन यहाँ से बाहर आने के बाद मैडी अपनी बातें बताती है अपने दोस्त सेरा को कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। तब सेरा कहती है कि फ्रीलांस का बहुत सारा काम आता है, मैं तुम्हारे लिए कोई काम देखती हूँ। इसी बीच उसे एक पोस्ट नजर आता है बेकर्स फैमिली का। ये लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, हमेशा ये लोग हेलीकॉप्टर से घूमते रहते हैं। अभी इन्हें एक लड़की चाहिए अपने 19 साल के बेटे के लिए, जो इंट्रोवर्ट है और जरा भी बाहर की चीजों में रुचि नहीं लेता। इसीलिए उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई लड़की उसे डेट करे पूरे गर्मियों के लिए, और बदले में वो लोग उसे एक शानदार गाड़ी देंगे। इस चीज को देखने के बाद मैडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन वो तैयार होती है और चली जाती है बेकर्स फैमिली से मिलने के लिए। जब वो लोग मैडी की उम्र पूछते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि मैडी 32 साल की है और इतनी बड़ी लड़की उन्हें नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। तब मैडी उन्हें बताना शुरू करती है कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हो रहा होगा। उसे शायद रुचि नहीं है अपने उम्र की लड़कियों में। उन लोगों ने कहीं उसके साथ कुछ गलत किया हो और उसके उम्र की लड़कियां भी नादान होंगी, जो उसके साथ कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए लड़के के लिए यही सही है कि वो अपने से बड़ी उम्र की लड़की को डेट करे। जैसे कि मुझे सारी चीजें पता है कि एक टीनेजर को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों भी मुतासिर हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे का नाम है पर्सी, उसकी उम्र है 19 साल। वो दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता है, वो किसी से भी बात नहीं करता, सिर्फ गेम्स खेलता है। वो ना शराब पीता है और ना ही कोई और नशा करता है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वो स्कूल जाता है और वहाँ से सीधा अपने घर के लिए वापस आता है, कहीं कुछ भी नहीं करता। मुझे लगता है कि वो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। उसे पता भी नहीं कि टीनेज में लड़के क्या करते हैं। अगर तुम उसे डेट करोगी तब धीरे धीरे उसे बाहरी दुनिया के बारे में पता लगेगा और वो चीजों को समझना शुरू करेगा। तब मैडी राजी हो जाती है। मैडी इस काम के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। वो यहाँ से जाने लगती है। तभी पर्सी के माता पिता बताते हैं कि ये बात पर्सी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हमने उसे तुम्हारे पीछे भेजा है। तुम सारी चीजों को नेचुरल रखना, तभी उसे अच्छा लगेगा। मैडी भी मान जाती है। वो आती है अपने दोस्त जिम के पास और उसकी गाड़ी से जाती है उस जगह पर जहाँ पर पर्सी वॉलंटियर कर रहा है। यहाँ पर आज जानवरों का एडॉप्शन होने वाला है। पर्सी वहीं पर वॉलंटियर कर रहा है। मैडी चली आती है पर्सी के पास और बातों ही बातों में उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। पर्सी को लगता है कि मैडी यहाँ पर डॉग को अडॉप्ट करने आई है। वो एडॉप्शन प्रोसेस में लग जाता है, लेकिन इसी बीच मैडी बार बार उस पर लाइन मारती रहती है और उसे सारे हिंट देती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन पर्सी सिर्फ सवाल पूछते रहता है एडॉप्शन
के बारे में, और दूसरी तरफ मैडी उस पर लाइन मार रही है। एक वक्त के बाद वो ऑकवर्ड हो जाता है जब मैडी उसका लैपटॉप बंद कर देती है। वो कहता है कि मुझे शायद घर जाना पड़ेगा। मैडी कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, मुझे पता है तुम्हारा एड्रेस क्या है। पर्सी कहता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता। तब मैडी बात को घुमा देती है और कहती है कि तुम्हारे बैग के पीछे लिखा हुआ है। इसी बीच हम पर्सी के दोस्त को देखते हैं जो चला आता है, जिसका नाम है क्रिस्पिन। वो इन दोनों को देख करके समझ नहीं पाता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर्सी उसे कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर आ जाता है और अपने साइकिल को निकालने लगता है। तब मैडी कहती है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगी। पर्सी कहता है लेकिन मेरे पास साइकिल है। तब मैडी उसकी बात नहीं सुनती। वो उसके साइकिल को उठा करके रख लेती है अपने गाड़ी के अंदर और पर्सी को कहती है कि अब तुम आराम से बैठ करके मेरे साथ चल सकते हो। ये दोनों गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैडी दोबारा उस पर लाइन मारना शुरू करती है और मजाक मजाक में कहती है कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है। तब पर्सी पूरी गाड़ी को देखता है, उसे अंदर बहुत सारे हथियार नजर आते हैं। तभी मैडी दूसरा रूट लेती है। तब पर्सी को शक होने लगता है। उसे लगता है कि मैडी ने उसे सच में किडनैप किया है। तब वो अपने फोन से मैसेज करने की कोशिश करता है पुलिस वालों को, लेकिन मैडी उसका फोन ले लेती है। तब पर्सी को लगता है कि वो सच में किडनैप हो गया है। इसी बीच मैडी पहुंच जाती है गाड़ी को लेकर के अपने घर पे। तभी पर्सी एक पेपर स्प्रे निकालता है और उसे डाल देता है मैडी की आंखों में। उसे लगता है कि मैडी ने उसे किडनैप किया है। तब मैडी चिल्ला करके कहती है कि मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रही। अगर तुम्हें किडनैप करना होता तो मैं तुम्हें अपने घर पे लेकर के क्यों आती। तुम सच में मुझे हॉट लगे। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती थी। मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। इन बातों को सुनने के बाद अब पर्सी भी शांत हो जाता है और मैडी की आंखों में पानी डालता है। जैसे ही मैडी थोड़ा शांत होती है, ये दोनों दोबारा बात करना शुरू करते हैं। मैडी पर्सी को कहती है कि क्या हम कल मिल सकते हैं एक प्रॉपर डेट पे। तब पर्सी भी मान जाता है। अगले दिन मैडी उसका इंतजार करने लगती है एक कैफे में। तब पर्सी आता है तैयार होकर के, लेकिन सूट के नीचे उसने शॉर्ट्स पहन रखे हैं क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पर्सी देखने में बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। वो आके बैठ जाता है मैडी के सामने। तब यहाँ पर वेट्रेस आती है ऑर्डर लेने के लिए। पर्सी अपने लिए सोडा ऑर्डर करता है, लेकिन मैडी ऑर्डर चेंज कर देती है और कहती है कि इसके लिए कॉकटेल लेकर के आओ। मैडी उसे पूरे तरीके से तैयार कर देना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि थोड़े समय के बाद पर्सी कॉलेज जाएगा और वहाँ पर उसके सारे दोस्त शराब पियेंगे। इसीलिए पर्सी को अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही पर्सी कॉकटेल को पीता है, उसे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो दोबारा पीना भी नहीं चाहता कॉकटेल को, लेकिन मैडी उसे जबरदस्ती पिलाती है। तभी मैडी का एक एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर चला आता है और कहता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रही हो। इस बात को सुनते ही मैडी उसका मजाक बनाती है और यहाँ से भगा देती है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़ी देर के बाद मैडी पर्सी को लेकर के आती है बीच पर और कहती है कि हम दोनों को अंदर नहाने जाना चाहिए, वो भी बिना कपड़ों के। तब पर्सी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैडी अपने कपड़े उतारने लगती है और चली जाती है पानी के अंदर। तब पर्सी भी अपने कपड़े उतार करके चला जाता है। यहाँ पर मैडी करीब आने की कोशिश करती है पर्सी के। तभी बाहर हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो इनका मजाक बना रहे हैं और इनका कपड़े लेकर के भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैडी बार बार चिल्ला करके कहती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जब ये लोग नहीं मानते तब वो बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाती है और एक एक करके सबको पीटने लगती है। सबको पीटने के बाद वो भगा देती है। वापस आने के बाद वो दोबारा नहाने लगती है पर्सी के साथ। तब पर्सी कहता है कि तुम्हें वायलेंस नहीं करना चाहिए। मैडी कहती है कि वो वायलेंस नहीं था, उसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं, तुम्हें भी ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो इंटीमेट होने की कोशिश करती है पर्सी के साथ। तब पर्सी मना कर देता है और कहता है कि मैं स्ट्रेंजर के साथ ये नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तब मैडी बाहर आ जाती है। वो अपने कपड़े उठाती है, उसके साथ साथ पर्सी के भी कपड़े ले आती है। तब पर्सी बिना कपड़ों के उसके पीछे भागने लगता है। अंत में मैडी उसे कपड़े दे देती है, लेकिन पर्सी का फोन उसने अभी भी अपने पास रखा है। तब वो फोन मांगने लगता है। जब मैडी फोन नहीं देती तब वो उसका गाड़ी का बोनेट के ऊपर चढ़ जाता है। मैडी ऐसे ही ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। तब वो डर जाती है, अगर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया तब वो उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। मैडी कैसे भी उनसे पीछा छुड़ा करके पहुंच जाती है अपने घर पर। उसके साथ पर्सी भी है। पर्सी को सेड्यूस करने के लिए वो डांस करना शुरू कर देती है उसके सामने। वो उसे बार बार कहती है कि वो उसे टच करे, लेकिन पर्सी उसे टच नहीं कर पाता। तब वो उसके लैप पर जाकर के बैठ जाती है। पर्सी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो। तब वो पोजीशन चेंज करती है और पर्सी को बैठा लेती है अपने लैप पर, जिसे देखने के बाद पर्सी ऑकवर्ड होने लगता है। मैडी उसे दोबारा पूछती है कि क्या तुम इंटीमेट होना चाहते हो। पर्सी कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे पूरे शरीर पे खुजली हो रही है। तब मैडी उसकी टी शर्ट उठा करके देखती है, उसके पूरे शरीर पर रैशेस हो गए हैं और ये एंजाइटी के कारण है। वो उसका उपचार करना शुरू कर देती है। तब धीरे धीरे पर्सी खुलना शुरू होता है और कहता है कि मेरे कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बने, इसीलिए मैं बाहर नहीं जाता। मेरे कुछ दोस्त हैं लेकिन वो सारे ऑनलाइन बातें करते हैं मुझसे। तब मैडी भी अपने बारे में शेयर करती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर में बिताई है। उसकी माँ हमेशा ही बीमार रहती थी, उसे देखने वाला मैडी के अलावा दूसरा कोई भी नहीं था।
मैडी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और शहर में वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। वो कभी भी इन्हें देखने नहीं आते थे। ये दोनों जब अपने बारे में बातें करते हैं तब क्लोज आने लगते हैं। पर्सी कहता है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ समय बिताना चाहिए। मैडी भी मान जाती है। अब ये लोग हर रोज एक साथ ही रहते हैं। सारे गेम से लोग एक साथ ही खेलते हैं। मैडी उसे हर रोज नई नई जगहों पर लेकर के जाती है। धीरे धीरे ये दोनों क्लोज आने लगते हैं। एक दिन जब मैडी अपने परिवार के बारे में बता रही होती है कि कैसे वो अपने पिता को हमेशा ये लेटर्स लिखा करती है, तभी पर्सी उसके करीब आता है और ये दोनों पहली बार किस करते हैं। तभी यहाँ पर पर्सी को अपना पुराना नैनी नजर आता है जिसका नाम है जोडी। वो उसे ला करके मिलवाता है मैडी से। जैसे ही पर्सी इन लोगों से दूर जाता है, जोडी मैडी को कहता है कि आखिर तुम उससे क्या चाहती हो? तुम उसे इसलिए डेट कर रही हो क्योंकि वो अमीर है? अगर तुम्हें उसके पैसे चाहिए तब तुम गलत कर रही हो। इन बातों को सुनने के बाद मैडी गुस्सा हो जाती है जोडी पे और कहती है कि तुम्हें भी तो उसके पैसे ही चाहिए थे। तभी पर्सी वापस आ जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जब मैडी अपने घर पे जाती है तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है जिसे मैडी बिल्कुल भी नहीं पहचानती। वो कहता है कि हम दोनों क्लास में एक साथ थे। वो सारी बातें बताना शुरू करता है, लेकिन मैडी को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि ये घर अब मेरा है, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन मैडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे भगा देती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर लीगल नोटिस लेकर के आऊंगा। इसी बीच रात में मैडी और पर्सी दोबारा मिलते हैं। अभी ये दोनों एक बड़े से होटल में जा रहे हैं डिनर पार्टी के लिए। ये दोनों एक साथ डिनर करना शुरू करते हैं। पर्सी कहता है कि मैं ज्यादा घर में इसलिए रहता हूँ ताकि अगर मैं कॉलेज जाऊँ तो किसी को नजर भी ना आऊँ। मैं अपने आप को ऐसा बना लूँ कि कोई भी मुझे नोटिस ना करे। अगर वो नोटिस नहीं करेंगे तब मेरा मजाक नहीं बनाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद मैडी उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें छुपने की नहीं दिखने की जरूरत है। वो पर्सी को कहती है कि वो जा करके पियानो बजाए और पर्सी पियानो बजाता भी है। उसके पियानो को सुनने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं। तब पर्सी वापस आने लगता है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है नैटली नाम की लड़की से। ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों ही प्रिस्टन कॉलेज में जाने वाले हैं। नैटली ने आज अपने घर पे एक पार्टी रखी है उन सारे लोगों के लिए जो प्रिस्टन जाने वाले हैं। ये दोनों बड़े ही आराम से बात कर रहे होते हैं। इन चीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं मैडी जेलस होती है। नैटली कहती है कि तुम्हें पार्टी में आना चाहिए। तो पर्सी कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और आकर के बैठ जाता है मैडी के पास। वो मैडी को कहता है कि जैसे ही मैं कॉलेज जाऊंगा वहाँ से हर एक वीकेंड तुमसे मिलने आऊंगा, हम बातें करते रहेंगे। मैडी कहती है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में नहीं रहती, ये बस मेरा समर फ्लिंच है, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। ये बात पर्सी को बहुत बुरी लगती है। वो यहाँ से जाने लगता है। तब मैडी भी उसके पीछे पीछे जाती है। ये दोनों जाकर के गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। पर्सी बहुत ही ज्यादा शराब पी रहा है। शराब पीने के बाद वो चला जाता है नैटली की पार्टी में। थोड़ी देर के बाद मैडी भी अंदर जाती है और वो चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है पर्सी को। तब उसे पता लगता है कि पर्सी ऊपर गया है नैटली के साथ। मैडी को बहुत गुस्सा आता है कि पर्सी पहली बार इंटीमेट हो रहा है, वो भी किसी और लड़की के साथ। मैडी चाहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो। ऊपर जाने के बाद वो देखती है कि दरवाजा बंद है। तब वो दरवाजा तोड़ करके अंदर जाती है। उसे देखने के बाद नैटली कहने लगती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पर्सी ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है। पर्सी की हालत खराब होने लगती है। मैडी उसे लेकर के जाती है बाथरूम में और उल्टी करवाना शुरू कर देती है। तभी इस घर का मालिक आ जाता है यहाँ पर और वो मैडी को कहता है कि तुम एक औरत हो, तुम्हें बच्चों की पार्टी में नहीं आना चाहिए। वो उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। जैसे ही पर्सी इन बातों को सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मैडी की बेइज्जती करे। वो उस आदमी को मारने जाता है लेकिन वो आदमी हट जाता है सामने से। तब पर्सी का मुक्का आकर के लगता है मैडी को। ये दोनों बाहर आकर के बैठ जाते हैं कार में। पर्सी मैडी के गोद में सोया हुआ है। वो उससे बार बार माफी मांगता है। थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि अब मैं तैयार हूँ, हम दोनों कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो मैडी को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद मैडी ऑकवर्ड हो जाती है। वो पर्सी को कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा नशे में हो, हम कल करेंगे। तब पर्सी अपने घर चला जाता है। सुबह सुबह उसके माता पिता देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो अपने माता पिता से कहता है कि अब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ताकि मैं अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा सकूं। इतना कहने के बाद वो कहता है कि अब मैं प्रिस्टन नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ मैडी के साथ। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब पर्सी के माता पिता कॉल करते हैं मैडी को और उसे कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है। अब हमारा बेटा मर्दों की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन तुम्हें एक और आखिरी काम करना है। तुम्हें उससे ब्रेकअप करना है और मनाना है कि वो प्रिंसटन जाए, तभी तुम्हें गाड़ी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हम पर्सी को देखते हैं जो अपने हाईटेक कार के अंदर बैठा हुआ है। ये कार फोन से कनेक्टेड है, इसीलिए वो मैडी और अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है मैडी पर कि मैडी ये सारी चीजें पैसों के लिए कर रही थी। अगले दिन वो मैडी को बुलाता है अपने घर पे। जैसे ही उसके माता पिता मैडी को देखते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं। ये सब एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। पर्सी बार बार कोशिश करता है कि ये लोग सच्चाई उगल दें, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं बताता।
तब वो बाहर जाता है और अपने दोस्त को बुलाता है। फिर ये दोनों मिलकर के उस गाड़ी की धज्जियां उड़ा देते हैं जो गाड़ी मैडी को मिलने वाली थी। गाड़ी तबाह करने के बाद वो वापस चला आता है अपने कमरे में। तब मैडी उसे देखने जाती है। अंदर जाने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद पर्सी मैडी को कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई पता है कि तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही थी। तब मैडी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि शुरुआत मैंने जरूर गाड़ी के लिए किया था, लेकिन बाद में सारी चीजें रियल हो गई थी। लेकिन पर्सी उसकी बातों को नहीं समझता। तब मैडी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कभी भी नहीं समझोगे कि हम गरीब लोगों को क्या करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। तब पर्सी उसे कहता है कि उस घर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम इंतजार कर रही हो कि एक दिन तुम्हारे पिता वहाँ पर आएंगे और तुम्हें सॉरी बोलेंगे। ये बात मैडी को बुरी लग जाती है। वो यहाँ से चली जाती है। वो अपनी कार को वापस लाती है और कैब चलाना शुरू कर देती है। उसके साथ साथ वो बारटेंडर वाला काम भी शुरू करती है ताकि वो इतने पैसे इकट्ठा कर सके कि अपने घर को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ हम पर्सी को देखते हैं जो अब बहुत ही ज्यादा निराश है। वो फिर से अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। दिन भर वो गेम खेलते रहता है और एक दिन अपने माता पिता को कहता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे मेरी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। अगर मैं फेल होता हूँ वो मेरे लिए होगा और अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ वो भी मेरे लिए होगा। मैं तभी सीख पाऊंगा जिंदगी का असली मतलब। वहीं दूसरी तरफ हम मैडी को देखते हैं। उसने अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। अब वो अपने घर को बचा सकती है। वो सेलिब्रेट करने के लिए मिलने जाती है सेरा से। तब उसे पता लगता है कि सेरा इस शहर को छोड़ करके फ्लोरिडा जा रही है क्योंकि शहर बहुत ही ज्यादा महंगा है। वहाँ पर वो लोग अपने लिए घर खरीद पाएंगे। ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है मैडी को। तब वो लोग मैडी को समझाते हैं कि तुम भी यहाँ पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैडी यहाँ से बाहर निकल जाती है। अपना गम भुलाने के लिए वो एक लड़की को लेकर के आती है घर पे। तब ये दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन अब मैडी बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं है। वो किसी भी अनजान आदमी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। उसे कनेक्शन चाहिए। वो इस लड़के को यहाँ से भगा देती है। अगले दिन वो देखती है कि जो लेटर उसने अपने पिता को लिखा था वो फिर से वापस आ गया है। तब वो निश्चय करती है कि वो जिंदगी में मूव ऑन करेगी। वो सारे लेटर्स को जला देती है। वो गैरी से जाकर के सॉरी कहती है और बाकी सारे लोगों से, जितने भी लोगों का उसने दिल दुखाया है। अब वो घर भी बेचने को तैयार है। इसी बीच उसे याद आता है कि उसने कहीं ना कहीं दिल दुखाया है पर्सी का। तब वो पर्सी को ढूंढने लगती है। पर्सी उसे कहीं भी नहीं मिलता। वो बार बार उसे कॉल करती है मगर वो उसका कॉल भी नहीं उठाता। तब वो उसके माता पिता से जाकर के बात करती है और फाइनली उसे लोकेशन मिल जाता है पर्सी का। जब वो पर्सी के पास जाती है तब वो देखती है कि वो उससे बात तक नहीं करना चाहता। वो आकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तब मैडी उसके बोनेट पे बैठ जाती है। जैसा मैडी ने थोड़े समय पहले पर्सी के साथ किया था, पर्सी भी वही कर रहा है। वो बोनेट के ऊपर बैठी है और पर्सी ड्राइव कर रहा है। ड्राइव करते हुए वो कार को लेकर के आता है समंदर के पास। तब मैडी चली जाती है पानी में। पर्सी को लगता है कि कहीं मैडी को कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो भी जाता है समंदर के अंदर। थोड़ी देर के बाद ये दोनों बाहर आते हैं। पर्सी मैडी को गले लगाता है और बहुत रोता है क्योंकि वो सच में उसे चाहता था। ये दोनों बाहर आकर के बैठ जाते हैं। मैडी कहती है कि मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त हूँ। ये अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। पर्सी कहता है कि वो प्रिंसटन जाएगा। मैडी कहती है कि वो भी कैलिफोर्निया चली जाएगी शहर को छोड़ करके, लेकिन ये लोग हमेशा ही दोस्त रहेंगे। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि मैडी ने अपने घर को दे दिया है सेरा को ताकि उसे शहर छोड़ करके ना जाना पड़े। इन चीजों को देखने के बाद सेरा और उसका पति बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पर्सी भी तैयार हो रहा है प्रिंसटन जाने के लिए। जब वो अपना सामान लेकर के बाहर आता है तब देखता है कि बाहर ही मैडी खड़ी है। वो उसे कहती है कि मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ, मैं रास्ते में तुम्हें प्रिंसटन छोड़ दूंगी। फिर वो मिलो नाम के कुत्ते को दिखाती है जिसे उसने अडॉप्ट कर लिया है। ये तीनों कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।